दोस्तों, अगर आप किसी से बहुत ही सीरियसली यूएफओस की बात करने लग जाएं तो ये मुमकिन है कि वो इंसान आप पर ही हंसने लगे, क्योंकि लोगों को यही लगता है कि यूएफओस का दिखना सिर्फ एक झूठ है जिसे लोगों ने फेमस होने के लिए क्रिएट किया था। लेकिन तब आप क्या कहेंगे जब 2021 में यूएस मिलिट्री अपने कांग्रेस को रिपोर्ट करती है कि पिछले 18 सालों में उन्होंने 350 से ज्यादा यूएफओस को मल्टीपल सेंसर्स की मदद से डिटेक्ट किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपना एक अलग मिलिट्री डिवीजन भी बना दिया है जो इन यूएफओस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और इस पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाने का भी प्लान है। जी हाँ, अब यूएफओ साइंस फिक्शन की दुनिया से निकलकर एक रियलिटी बन गए हैं जिन्हें सीरियसली स्टडी किया जा रहा है। क्या थी ये पूरी रिपोर्ट और इसमें क्या क्या अभी तक सामने आया है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। 2021 में जो रिपोर्ट कांग्रेस के सामने पेश की गई थी उसमें सबसे एक इंसिडेंट का जिक्र था जो 2004 में हुआ था। यूएस मिलिट्री के मुताबिक पहली बार ये था जब उन्होंने ऐसा कुछ देखा था। 14 नवंबर 2004 के दिन यूएसएस निमित्ज के क्रू ने अचानक अपने रेडार सिस्टम पर एक ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को कैच किया जिसे वहां पर होने की कोई परमिशन ही नहीं थी। इस वक्त फाइटर पायलट कमांडर डेविड फ्रेवर ने इसे नोटिस किया और फ्रेवर को तभी एक ऑपरेटर ने बताया कि इसी तरह की रिपोर्ट्स पिछले 2 हफ्तों से यूएसएस प्रिंसटन नाम की शिप से भी आ रही थी। इसके बाद उन्होंने देखा कि सिर्फ कुछ सेकेंड्स में वो एयरक्राफ्ट 80,000 फीट की ऊंचाई से 20,000 फीट की ऊंचाई तक नीचे आ गया। किसी भी एडवांस्ड ह्यूमन एयरक्राफ्ट के लिए इतनी तेजी से 60,000 फीट नीचे आ जाना आज भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए फ्रेवर और उनके क्रू ने इसे इन्वेस्टिगेट करना चाहा। कमांडर फ्रेवर, एक और पायलट एलेक्स डिट्रिच 2 प्लेन्स लेकर इन्वेस्टिगेट करने गए। इन दोनों के अलावा दोनों ही प्लेन्स में एक वेपन सिस्टम ऑफिसर भी था और इस तरह ये चारों लोगों का ग्रुप अब इस ऑब्जेक्ट को फॉलो करने लगा। उन्होंने देखा कि ये यूएफओ अब अचानक से समुद्र के नीचे चला गया है और उसके ऊपर का पानी ऐसा दिखता है जैसे वो उबल रहा है। जैसे ही फ्रेवर और एलेक्स उसके करीब जाने की कोशिश करते हैं, अचानक से वो यूएफओ ऊपर की तरफ आना शुरू कर देता है और तेजी से उनके प्लेन्स के पास से होकर गुजरता है। इस इंसिडेंट को एक नहीं बल्कि 4 लोगों ने देखा था। इसके बाद एक दूसरा क्रू इंफ्रारेड कैमरास के साथ इस यूएफओ को इन्वेस्टिगेट करने भी पहुंचा, लेकिन वो देखते हैं कि इंफ्रारेड कैमरास में कोई हीट सिग्नेचर नहीं है। जबकि अगर आप किसी प्लेन को उड़ा रहे हैं तो आप जो फ्यूल बर्न करेंगे उससे काफी हीट निकलेगी जो कि कैमरा में कैप्चर होनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, जब फ्रेवर और उनका क्रू उस यूएफओ के पास पहुंच भी गया था तब उन्होंने कोई इंजन की आवाज भी नहीं सुनी थी। सालों बाद फ्रेवर का ये कहना था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूएफओ जो उन्होंने देखा था वो किसी इंसान ने बनाया हो, क्योंकि ना ही उसके इंजन से कोई आवाज आ रही थी और ना ही वो समझ पा रहे थे कि किस तरह उसे पावर मिल रही है। इस पूरे इंसिडेंट की फुटेज भी यूएस मिलिट्री ने अब पब्लिक के लिए रिलीज कर दी है। इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक में रिलीज करने के कुछ वक्त बाद उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि अब वो इन साइटिंग्स की इन्वेस्टिगेशंस के लिए एक अलग डिपार्टमेंट खोल रहे हैं जिसे उन्होंने ऑल डोमेन एनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस या आरओ नाम दिया है। यूएस मिलिट्री ने अपनी टर्मिनोलॉजी भी चेंज कर दी है। अब वो इन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को यूएफओ नहीं बुलाते हैं, क्योंकि हॉलीवुड ने यूएफओस का नाम काफी खराब कर दिया है, जिसकी वजह से किसी भी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए अब इन्हें यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिनन बुलाना शुरू कर दिया गया है। 2021 की एक रिपोर्ट में बार बार उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि वो सारा डेटा अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट किया गया है और कई बार तो मल्टीपल सेंसर्स ने सेम ही ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया, जिस वजह से वो इस बात को लेकर तो श्योर है कि ये इक्विपमेंट में खराबी के कारण नहीं था। इस रिपोर्ट में सबसे पहले 144 ऐसी साइटिंग्स का जिक्र किया गया था, लेकिन तब से अभी तक इसमें 366 और नाम ऐड कर दिए गए हैं, जो टोटल यूएपी साइटिंग्स को 510 बना देता है। सोचिए, दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री कह रही है कि पिछले 17 से 18 सालों में 5 से 10 बार उन्होंने उनके एयर स्पेस में कुछ ऐसा देखा है जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मिलिट्री के कहीं पर जाएं तो अभी भी उन्होंने उस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया है कि हो सकता है कोई देश इतना ज्यादा एडवांस हो गया हो कि उसने इस तरह के एयरक्राफ्ट डेवलप कर लिए हो। सचमुच ये यूएपीज बस स्पाइंग एयरक्राफ्ट ही हो, लेकिन जिस हिसाब से रिपोर्ट्स में उनका बिहेवियर बताया जाता है, इस बात के सच होने के चांसेस बहुत ही कम है। नासा के भी कई सारे साइंटिस्ट को अब इस नए आरओ डिपार्टमेंट के पास भेज दिया गया है, जो मिलकर अब इन सभी फुटेज और एविडेंसेस को स्टडी करने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इससे पहले यूएस मिलिट्री ने सीरियसली नहीं ले रही थी। 2017 में भी बात सामने आई थी कि अमेरिकी सरकार
लजार का एक सीक्रेट डिपार्टमेंट था जिसे एडवांस्ड एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन फोर्स या एटिप के नाम से जाना जाता था। इसे 2007 में शुरू किया गया था, लेकिन यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने बाद में यह भी कहा कि 2012 में से बंद भी कर दिया गया था। लेकिन जब 2021 में रिपोर्ट कांग्रेस के सामने रखी गई तब पता चला कि एटिप के बाद भी यूएफओस की इन्वेस्टिगेशन जारी रही और उन्हें अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिनन टास्क फोर्स नाम के एक नए इदारे के अंडर किया जा रहा था। ये सभी के सभी बड़े खुलासे हैं, क्योंकि इनमें से कुछ भी अभी तक हमने आपको ऐसा नहीं बताया जो यूएस मिलिट्री की ऑफिशियल रिपोर्ट का हिस्सा ना रहा हो। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी मिलिट्री अपने सारे सीक्रेट्स तो पब्लिक में रिवील नहीं करेगी, और वो भी तब जब मामला इतना ज्यादा सीरियस हो। तो इस बात को लेकर तो हम श्योर हो सकते हैं कि अभी भी उनकी मिलिट्री कुछ तो छिपा रही है, लेकिन वो क्या है इसका जवाब देना मुश्किल है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कुछ लोगों ने बॉब लेजर नाम के शख्स को भी याद करना शुरू कर दिया, और अगर आप बॉब की स्टोरी सुनेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि यूएस मिलिट्री ने क्या झूठ बोला है। क्योंकि बॉब की स्टोरी के हिसाब से 2004 से पहले भी अमेरिका को इन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में ना सिर्फ पता था, बल्कि उनके पास ये यूएफओ कैप्चर्ड भी पड़े हुए हैं जिन्हें वो रिवर्स इंजीनियर करके स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। बॉब लेजर अपनी कहानी को लेकर 1989 में मीडिया के सामने बाहर आए थे, और उनका यह दावा था कि वो एक इंजीनियर है जो सीक्रेटली यूएस मिलिट्री के साथ काम कर रहे थे। लेजर का दावा है कि एरिया 51 में मिलिट्री के पास 9 यूएफओस थे जो क्रैश होने के बाद उन्होंने रिकवर किए थे, और इनमें से एक यूएफओ पर लेजर को काम करने के लिए यहाँ रखा गया था। लेजर के मुताबिक मिलिट्री इन यूएफओस को ऑपरेट तो कर पा रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये यूएफओस कैसे काम करते हैं, किस तरह से इन्हें पावर मिलती है, और ये इतनी आसानी से हवाओं में कैसे मूव कर पाते हैं। लेजार का काम इस पूरे यूएफओस को रिवर्स इंजीनियर करके इसकी वर्किंग को समझने का था। लेजार ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए पाया कि इन यूएफओस को पावर एक केमिकल एलिमेंट से मिल रही है जिसे E115 कहते हैं। ये बात 1989 की है, जब E115 जैसा कोई एलिमेंट साइंटिस्ट ने डिस्कवर ही नहीं किया था, जिस वजह से बहुत से लोगों ने बॉब की बातों को इग्नोर किया। लेकिन इसके करीब 14 साल बाद 2003 में पहली बार साइंटिस्ट ने E115 को लैब में बनाया। E115 का ऑफिशियल नाम आज मॉस्कोवियम है, पर लेजार स्टोरी को लेकर जनता के सामने क्यों नहीं आए? उस इंटरव्यू में बॉब ने यह बताया कि उन्हें अचानक से नौकरी से निकाल दिया गया था और उनकी आइडेंटिटी भी इरेज करने की कोशिश की जा रही थी, जिससे खफा होकर उन्होंने फैसला किया। कई सालों बाद द जो रोगन एक्सपीरियंस नाम के पॉडकास्ट पर आकर लेजार ने अपनी कहानी को विस्तार में बताया, और इस बार उन्होंने इसमें यह भी ऐड किया कि उन्हें पता चल गया है कि उन्हें नौकरी से क्यों निकाला गया था। एक्चुअली बॉब उस वक्त शादीशुदा थे, लेकिन उनकी बीवी का अफेयर किसी और आदमी के साथ चल रहा था। सीक्रेट सर्विस उस प्रोग्राम से जुड़े सभी लोगों और उनकी फैमिलीज पर नजर रख रही थी, और जब उन्हें बॉब की बीवी के बारे में पता चला तो उन्होंने बॉब को इस डर से इस प्रोजेक्ट से दूर करना शुरू कर दिया कि कहीं अपनी बीवी का सच जानने के बाद वो अनस्टेबल ना हो जाए और प्रोजेक्ट के लिए खतरा ना बन जाए। बॉब की इस कहानी पर पहले कई लोग यकीन नहीं करते थे, लेकिन जब से यूएस मिलिट्री ने अपनी सीक्रेट फाइल्स और फुटेजेस को डिक्लासिफाई करना शुरू कर दिया है, तब से उनकी कहानी को ज्यादा तवज्जो मिलने लगी है। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि यूएस मिलिट्री ने यह भी माना है कि इन 510 केसेस में से कुछ केसेस ऐसे हैं जो पक्का यूएफओस नहीं थे, बल्कि जरूर वेदर बलून्स रहे होंगे, लेकिन क्योंकि उनके पास पूरा डेटा नहीं है इसलिए वो उन्हें प्रूव न कर पाए। इसलिए सभी केसेस में यूएफओ ही जिम्मेदार हो ये जरूरी नहीं है। खैर, आप इस पूरे इंसिडेंट को कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि बाकी देशों की सरकारों के पास भी इस तरह के सीक्रेट फाइल्स हैं जो उन्होंने अभी तक शेयर नहीं किए हैं? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।